नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आज हम बात करने वाले हैं द्विपद प्रमेय की। तो द्विपद प्रमेय क्या होती है, चलिए उसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो कोई भी बीजीय व्यंजक जिनमें दो पद हो, द्विपद प्रमेय कहलाती है। कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें दो पद हो क्या कहलाएगी दोस्तों? वो कहलाएगी द्विपद प्रमेय। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें देखो दो पद है, ये एक पद और ये दूसरा पद, तो ये एक द्विपद प्रमेय है। इसमें भी ये भी द्विपद प्रमेय है, ये भी द्विपद प्रमेय है और ये भी क्या है दोस्तों? द्विपद प्रमेय है। यानी द्विपद प्रमेय क्या होती है? कोई भी बीजीय व्यंजक हो जिनमें कितने पद हो? दो पद, तो क्या कहलाएगी? द्विपद प्रमेय। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके आगे की प्रोसेस के बारे में। तो द्विपद प्रमेय को लिखते किस प्रकार है? तो देखिए, मैंने ये दो फॉर्मूले लिखे हैं जो हम आमतौर पे यूज करते हैं, छठी क्लास के बाद यूज करने लग जाते हैं। देखिए क्या है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं आपको पहले इसका एक व्यापक फॉर्मूला वो लिख के बता देता हूँ। x प्लस ए, ये कोई एक द्विपद प्रमेय है। इसकी घात क्या है? n है, तो हम लिखेंगे nc0। सबसे पहले क्या लिखेंगे? nc0, ये पहला पद है। दूसरा पद होगा nc1, x की घात x, यानी यहाँ पर मैं x क्यों ले रहा हूँ? जो इसका पहला पद है वो हम पहले लिखेंगे और ये दूसरा पद बाद में लिखेंगे। अगर आपने ये इसका मान इस प्रकार लिख दिया तो ये दोनों बराबर नहीं है। क्या नहीं है? ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हम इसको, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, इसको इसी क्रम में आगे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा n-1, यहाँ पर 1 है तो n-1 हो गया, और गुना में क्या है? a, तो ये लिख देता हूँ मैं a की घात 1। दूसरी बात क्या है, इन दोनों की जो घातों का योग होगा वो n के बराबर होगा। कितना होगा? n के बराबर होगा। इसके आगे का पद क्या है? nc2, x की घात n माइनस 2, a की घात 2। इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे, हम देखते हैं लास्ट पद क्या होगा? ncn, x की घात हो जाएगी 0 और a की घात हो जाएगी n। तो ये क्या है? द्विपद प्रमेय का व्यापक रूप है। क्या है? द्विपद प्रमेय का व्यापक रूप है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये है कॉम्बिनेशन। क्या है? कॉम्बिनेशन मतलब संचय। इसको कैसे हल करते हैं? मान लीजिए इसका मान क्या है? NCR है, तो इसको लिखेंगे हम पहले n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल और n माइनस r। इसको इस प्रकार लिखते हैं और जो वैल्यू दी होगी n और r की, इस रूप में हम हल कर लेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा। दूसरी बात, इसको हम बोलते हैं द्विपद प्रमेय गुणांक। क्या बोलते हैं? द्विपद प्रमेय गुणांक बोलते हैं इसको। इसके आगे बताऊं ये सूत्र किस प्रकार आया। इसमें दो पद है, एक तो a है और एक b है, और इसकी स्क्वायर, यानी n का मान कितना है? 2। x की जगह a है और a की जगह b है। अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे nc0 हो गया। nc0 का मतलब क्या होता है? nc0 का मतलब होता है 1। दूसरा पद क्या होगा? nc1, मैं पूरा लिख देता हूँ दोबारा। दूसरा पद होगा हमारा nc1, a की घात हो जाएगा 2 माइनस 1 और b हो जाएगा 1। अगला पद क्या होगा? nc2, क्योंकि हमारे पास जो n का मान लास्ट है वो कितना है? 2, तो nc2 a का मान हो जाएगा 2 माइनस 2 और b का मान हो जाएगा 2। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा? nc1,
एन सी वन का मान कितना है 1, ए गुणा में ए स्क्वायर प्लस में एन सी, सॉरी मैं यहाँ पर एन की जगह लिख देता हूँ 2, क्योंकि एन का मान 2 दिया ना, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, 2 और यहाँ पर 2। एन सी 0 1 यानी 2C0 कितना होगा 1 होगा। किस प्रकार होगा देखते हैं हम। फैक्टोरियल 2 बटा में आर का मान 0 और 2 माइनस 0। जब इसको आगे हल करेंगे तो फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कटने के बाद हमारे पास आएगा 1, यानी 2C0 का मान कितना है 1। अब हम याद करेंगे 2C1 का मान। 2C1 का मान याद करने के लिए देखो फैक्टोरियल 2 बटा में फैक्टोरियल 1 क्या यहाँ पर आर का मान है, और उसके बाद n 2 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 2 बटा में फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1। 2 को अब हल करेंगे तो क्या होगा 2 गुणा में 1 यानी 2। तो इसका मान 2C1 का मान आ गया 2, 2 में से 1 गया 1 बचा 2AB प्लस में 2C2 का मान भी क्या होता है दोस्तों 1 होता है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 2 करूँगा तो आर का मान 2 गया, यहाँ पर 2 गया, ये 2 माइनस 2 यानी 0 गया यहाँ पर, तो और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, और ये इसे कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी यहाँ पर आ गया 1 p², क्योंकि ये हो गया 0। थोड़ा सही लिखते हैं तो a² प्लस में 2ab प्लस में b², ये क्या हो गया। इस सूत्र का हमने मान याद कर दिया किससे, द्विपद प्रमेय से। इसी प्रकार मैं आपको एक और करके बताऊंगा, इसकी घात 3 वाला। अब हम बात करते हैं a प्लस बी की घात की क्यूब 3C1 सॉरी 3C0 a की घात 3 माइनस 0 और b की घात 0 प्लस में 3C1 a की घात 3 माइनस 1 b की घात 1 प्लस में 3C2 a की घात 3 माइनस 2 और b की घात 2 प्लस में 3C3 a की घात 3 माइनस 3 और b की घात 3। इसको आगे हल करेंगे तो 3C1 का मान हो गया 1, तो यहाँ पर बच गया a की क्यूब, क्योंकि b का मान तो 1 हो गया, प्लस में 3C1 यहाँ पर कितना है 3, तो इसका जब आगे हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 3, 3 में से गया 2 3a² और b की आगे घात 1। इसी प्रकार 3C2 का मान भी कितना होता है 3 होता है। 3C2 3 में से 2 गया बचा 1 और b की घात हो गई 2। आगे 3C3 का मान होगा 1 और इसका मान हो गया 1, यानी 3 में से 3 गया बचा 0, किसी की भी घात 0 यानी 1 होता है। आगे आके b की क्यूब। तो ये देखिए दोस्तों, हम 2 पढ़ते हैं सूत्र। चलिए उसी पे आधारित एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3C0 उसके बाद क्या हो गया पहले पद की घात, यानी 2x की घात कितनी हो जाएगी 3, और इस दूसरे पद की घात होगी 0, क्या होगी 0, प्लस में 3C1 2x 3C1 2x की घात कितनी हो जाएगी 3 माइनस 1 और 1 बटा x की घात हो जाएगी 1। अब बात करें इसके कुल घात की, तो कुल घात यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इसी पद की कुल घात 3 होगी, अन्य वाले जो अन्य पद होंगे उनकी जो कुल घात होगी वो कितनी होगी, जो यहाँ पर घात दी होगी उतनी होगी। इसके आगे वाला पद है 3C2 2x 3 माइनस 2 यानी बचा 1 और 1 बटा x की कितनी होगी 2 और 1 3 होगी। यहाँ पे देखो आगे वाला पद है 3C3 2x की कितनी होगी 0 और 2x की 0 का मतलब कितना हो गया, इसका मान होगा 1
और 1/x की घात हो जाएगी 3, तो 1/x की घात हो गई 3। आगे हल करें, इसका मान कितना है 1, इस गुणा का मान कितना है 3, इस गुणा का मान कितना है 3, इस गुणा का मान कितना है 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की घात 3 प्लस गुणा में 3 गुणा 2x की घात हो जाएगी 2 और 1 में x, क्योंकि इसकी घात 1 है। उसके बाद प्लस 3 2x और 1/x की घात हो जाएगी 2 प्लस में 1 1/x³। इसको आगे हल करेंगे तो अब देखो ये हो जाएगा 8x³ प्लस में 3 गुणा 4x² बटा में ये 1x आ गया, प्लस में 3 गुणा में 2x बटा में x² प्लस में 1/x³ इसको थोड़ा आगे हल करेंगे तो 8x³ प्लस में 4 दिए 12 और यहाँ से 1x कटिया, तो ये हो गया 12x प्लस में 3 दूनी 6 और यहाँ से 1x कटिया, तो 6/x और प्लस में 1/x³। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं इसके आगे वाले टॉपिक की, तो चलिए बात करते हैं। तो इसका आगे का जो टॉपिक है वो है व्यापक पद ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? व्यापक पद। तो इसका एक व्यापक पद का एक सूत्र है, वो आपको मैं बताता हूँ। ये है वाला सूत्र है, ये आसान सूत्र है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से। क्या होता है, अगर हमें r+1वां पद ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, r+1वां पद ज्ञात करना हो, तो हमें इस सूत्र का यूज करना है। क्या सूत्र? tr+1वां पद, यानी tr+1 NCR। यहाँ पर अगर r+1 है तो यहाँ पर सिर्फ r होगा, अगर यहाँ पर r है तो यहाँ पर हो जाएगा r-1। इसके बाद प्रथम पद, यानी हम बात कर रहे थे x+1 प्रकार के कोई व्यंजक की, तो इसका ये वाला प्रथम पद है और ये वाला दूसरा पद है, तो हमें पहले क्या लिखना होगा, इसका प्रथम पद लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद की घात क्या हो जाएगी n-r, क्या हो जाएगी n-r, और इसके बाद जो दूसरा पद है a, यहाँ पर जो भी होगा, जैसे मैंने अभी नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, इसका ये वाला प्रथम पद है और ये है दूसरा पद, तो दूसरे पद की घात क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी r। ठीक है, यानी tr+1 बराबर NCR, प्रथम पद n-r और दूसरा पद r। यह है गुणा में, क्या ये गुणा में है, तो इसका व्यापक पद हो जाएगा किसका, द्विपद प्रमेय का। अगर आपको व्यापक पद पूछा जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला बताना है। इस सूत्र पे आधारित हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें जो दिया हुआ एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखो क्या है, 3x + 1/x की होल स्क्वायर और कितनी है 5 का चौथा पद ज्ञात करो। चौथा यानी 3+1वां पद हमें ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है दोस्तों, 3+1वां पद। यानी मैं अगर बता दूं आपको, यहाँ पर n का मान तो है 5 और r का मान है 3, तो इसी सूत्र से हम इसका मान ज्ञात करेंगे। कौन सा मान, चौथा पद ज्ञात करेंगे। तो tr+1 यानी 3+1 NCR, n का मान है 5 और r का मान है 3। प्रथम पद, इसमें प्रथम पद है ये 3x। दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है भी, इसके अंदर प्रथम पद ही और द्वितीय पद हमेशा इसी रूप में लिखे जाएंगे, आगे लारे नहीं किए जाएंगे, आगे पीछे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि चेंज करने पर इसका मान अलग आएगा। तो हम इसी को प्रथम पद मानेंगे और इसी को द्वितीय पद मानेंगे। तो 3x की घात हो गई 5 - 3, क्योंकि n का मान 5 है, ये देखो n-r है, तो 5 - 3, 5 - 3 गुणा में हो जाएगा 1/x² की घात है 3। यहाँ पर देखो r है, तो r का मान हमारे पास है 3। अब आगे याद करते हैं, 5c3 का मान कैसे निकालेंगे, वही देखो आप, 5c3 यानी फैक्टोरियल 5 बटा में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5 - 3 यानी 2,
हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5, 4, 3, 2 और 1 बटा में 3 को क्या लिख सकते हैं, 3, 2, 1 और 2 को लिख सकते हैं 2 गुना में 1, यानी 3 दूनी 6, ये इसे कट गया, बचा कितना 1 गुना 2, ये 4 से कट गया, यानी 5 दूनी हो गया 10, यानी 5C3 का मान होगा 10। इसके बाद 5 में से 3 क्या बचे 2, इसकी घात हो जाएगी गुणा में 3 3 9 और x की होगी स्क्वायर, गुणा में इसकी हो जाएगी x की 6, x की घात होगी 6। आगे इसको हल करें तो 9 के साथ 10 का गुणा करना तो 90 आ जाएगा उत्तर, और x स्क्वायर है यहाँ पर 6 तो कट जाएगा, बचेगा कितना 4, तो यहाँ पर बचेगा 90 बटा में x की घात 4 आंसर इसका क्या, इसका चौथा पद है। तो आगे का टॉपिक है हमारा x प्लस a की घात n के विस्तार की विशेषताएं। तो इसकी 3 विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता ये है कि x प्लस a की घात n के विस्तार में पदों की संख्या हमेशा n+1 होती है। कितनी होती है, n+1 होती है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर करते हैं तब क्या आता है, a की स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b की स्क्वायर, यानी यहाँ पर हमारे पास n का मान कितना है 2, तो टोटल पद कितनी होगी 1, ये 2, ये 3, यानी कितनी होगी n+1 होगी। तो क्या पहला टॉपिक, पहला पॉइंट क्या है, x प्लस a की घात n के विस्तार में पदों की संख्या कितनी होगी, हमेशा n+1 होगी। अगर यहाँ पर घात 3 हो तो हमारे पास 2 पद होंगे और टोटल 4 होंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, x प्लस a की घात n के विस्तार में उत्तरोत्तर x यानी प्रथम पद की घात हमेशा उत्तरोत्तर कम होती जाएगी, और दूसरा पद a की घात हमेशा बढ़ती जाती है। वह प्रत्येक पद की घात का योग होता है, वो होता है n। कितना होता है, n होता है। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर a की घात कितनी है 2, उसके बाद a की घात हो गई 1, उसके बाद होगी 0 और जो दूसरा पद है b, इसकी यहाँ पर घात 0 है, यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर होगी 2, और इनकी घातों का योग देखा जाए तो यहाँ पर घातों का योग कितना है 2 है, 2 + 0 कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना है 1 इसकी है और 1 इसकी है, इसी का भी घातों का योग कितना है 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, यानी घातों का योग कितना होगा, अगर यहाँ पर घात n है तो उनका योग हमेशा n रहेगा, अगर यहाँ पर r है तो योग r रहेगा, अगर 50 है तो यहाँ पर योग रहेगा 50। तीसरा जो हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, NC0, NC1, NC2, ये क्रम से क्या होते हैं, पदों के गुणांक होते हैं, जिसे हम द्विपद गुणांक कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आगे के जो थोड़े बड़े सवाल है उसमें इसी का मान ज्ञात करना होगा, और आगे कौन से पद में इसका मान कितना होगा, इस प्रकार में ज्ञात करना होगा। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में होने चाहिए। पहला तो क्या है, जो टोटल पदों की संख्या होती है वो n+1 होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर x प्लस a की घात n के विस्तार में उत्तरोत्तर पद होंगे, उसका प्रथम पद की जो घात होगी वो कम होती जाएगी, और दूसरे पद की जो घात होगी वो बढ़ती जाएगी। और तीसरा तो पॉइंट क्या है, NC0, NC1, NC2 इस प्रकार के हम लगाते हैं यहाँ साथ में, उसको हम क्या कहेंगे, द्विपद गुणांक कहेंगे। तो इसको आप उतार लो और ध्यान में रखो। तो अगला टॉपिक है हमारा x प्लस a की घात n के विस्तार में मध्य पद ज्ञात करना। इसके लिए हमें 2 कंडीशन ध्यान में होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जब n का मान क्या हो, सम हो, और n का मान विषम हो। क्या हो, n का मान सम हो या फिर n का मान विषम हो। अगर हमारे पास n का मान सम होगा तो हमारे पास कुल पद कितनी हो जाएंगी, n+1। कितनी हो जाएगी, n+1। सम है, मान लीजिए हमारे पास 2 पद है, तो कुल पद कितने हो गए 3। तो इसके लिए हमें क्या, कौन सा सूत्र ध्यान में होना चाहिए, n/2 + में 1। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखो n/2 + 1 है, और यहाँ पर n+1/2 है, दोनों में अंतर है, दोनों में क्या है, अंतर है। तो मध्य पद क्या हो जाएगा, n/2 + 1। एग्जाम्पल देखो,
एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान है 2, यानी 2 क्या होती है, सम संख्या है। तो कुल पद कितने हो गए 3। तो हमें इसका अगर मध्य पद ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा, n की जगह 2 रखना होगा बटा 2 प्लस में 1, यानी 1 प्लस में 1 यानी 2, यानी इसका मध्य पद कितना हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ये देखो दोस्तों यहाँ और इसके मध्य कितना, कौन सा पद है, दूसरा पद। ये पहला पद और दूसरा पद है मध्य पद है। यानी यदि n सम हो तब हमें मध्य पद ज्ञात करने के लिए n बटा 2 प्लस 1 वाले सूत्र का यूज करना होगा। कब, जब n की घात कितनी हो, सम हो। और यदि n विषम हो तब हमें क्या करना है, मध्य पद 2 होंगे। कितने होंगे, मध्य पद 2 होंगे। मध्य पद 2 क्यों होंगे, क्योंकि n प्लस 1 यानी n का मान यहाँ पर कितना है, विषम है। विषम यानी मान लीजिए 1, 5, 3 वगैरह कुछ भी हो सकता है। अगर व्यापक रूप देखा जाए तो 2, 1 प्लस 1 ये होता है विषम पद। ये कितना होता है, विषम पद है, जहाँ n क्या है, बिलोंग्स टू n, n यानी नेचुरल नंबर। तो ये है विषम पद। और विषम पद में टोटल जो पद होंगे वो होंगे सम, यानी 1, 2, 3, 4। यानी जब n का मान विषम होगा तो उसमें पदों की संख्या सम संख्या के रूप में होगी। तो हमें क्या करना होगा, ये 2 सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 मध्य पद है। यहाँ पर देखा जाए तो इसके मध्य में 2 पद है। तो इस दोनों को याद करने के लिए हमें इसका हमें उपयोग करना होगा। एग्जाम्पल देखा जाए, यहाँ पर घात कितनी है, 3। तो देखो 3 प्लस 1 बटा 2, और एक और पद कौन सा है, 3 प्लस में 3 बटा में 2। अब देखो 3 और 1 4, 4 बटा 2 यानी 2, 3 और 3 6, 6 बटा 2 यानी 3। तो इसका मध्य पद कौन सा है, दूसरा और तीसरा है। यहाँ पर कौन सा है, दूसरा और तीसरा है। तो एक बार दोबारा देख लो, x प्लस a की घात n के विस्तार में मध्य पद, यदि n सम हो और यदि n विषम हो, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। यदि n सम होगा तो हमें कौन सा सूत्र याद करना है, n बटा 2 प्लस में 1। तो मध्य पद कौन सा हो जाएगा, n बटा 2 प्लस में 1। और यदि n विषम हो तब मध्य पद कौन सा होगा, n प्लस 1 बटा 2 और n प्लस 3 बटा 2। क्योंकि जब पदों की संख्या सम होती है तब उसमें 2 मध्य पद होते हैं, और जब विषम होती है तो उसमें 1 मध्य पद होता है। तो आज की जो ये क्लास है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्लास पसंद हो तो लाइक कर दीजिए। तो मिलती है इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।